हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चैप्टर वैद्युत रसायन से हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है विद्युत अपघटन के उत्पाद, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आपको ध्यान होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन को समझा था। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पिछली वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आपकी सुविधा के लिए पिछली वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से जाकर विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत अपघटन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आज की वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस वीडियो में कि विद्युत अपघटन के उत्पाद का अर्थ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटे के जलीय विलयन या गलित अवस्था को लेकर उसमें दिष्ट धारा यानी कि डीसी धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत अपघटे के आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर आक्सीकरण अथवा अपचयन द्वारा विसर्जित, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे डिस्चार्ज, होने लगते हैं। और इस क्रिया को हम वैद्युत अपघटन या आपके ये विद्युत अपघटन कहते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में समझा था। आज भी मैं इसको थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, ताकि आपको यहाँ से एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए, लेकिन डिटेल नॉलेज के लिए आपको पिछली वीडियो देख लेनी चाहिए। तो ये हमने देखा कि विद्युत अपघटन क्या होता है। जब विद्युत अपघटन होता है तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर विसर्जित यानी डिस्चार्ज पदार्थों को विद्युत अपघटन के उत्पाद कहते हैं। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ विसर्जित होंगे या डिपॉजिट होंगे या फिर वहां से गैस के रूप में मुक्त होंगे, उनको हम कहेंगे विद्युत अपघटन के उत्पाद। अब इस थियरी को हम थोड़ा सा समझने और फील करने का प्रयास करते हैं एक इमेज से। तो देखिए, ये जो इमेज है ये है विद्युत अपघटनी सेल का। इसकी संरचना को मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया था। देखिए, ये वाला इलेक्ट्रोड धनावेशित है और ये वाला इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है। क्योंकि इस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के धन सिरे से जोड़ा है, इसलिए ये धनावेशित है। और ठीक इसी प्रकार इस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा है, इसलिए ये ऋणावेशित हो गया है। इसमें देखिए, ये वाला जो आपको येलो कलर से भाग दिखाया गया है, ये है विद्युत अपघटे का विलयन, या फिर इसके जगह पे आप ले सकते हैं विद्युत अपघटे का गलित अवस्था। गलित अवस्था में किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को आपको गर्म करके उसको पिघला लेना है। तो या हम विद्युत अपघटे का जलीय विलयन लें, या फिर हम चाहें तो विद्युत अपघटे का गलित अवस्था लें। दोनों ही अवस्थाओं में विद्युत अपघट्य पदार्थ आयनित हो जाएंगे। जैसे आप जानते हैं कि जल में घोलते हैं तो विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूट जाते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि जब हम गर्म करेंगे तो विद्युत अपघट्य पदार्थ उस हीट एनर्जी से अपने आयनों में टूट जाएंगे। तो दोनों ही अवस्थाओं में यहाँ पे आयन होंगे, और ये आयन आकर्षण के कारण अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। जैसे ये धनायन है तो इसको ऋण की तरफ से आकर्षण लगेगा, तो ये ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ गति करेगा। और जब ये इलेक्ट्रोड पर जाते हैं तो यहाँ पर आक्सीकरण करते हैं या फिर अपचयन करते हैं। आप जानते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों पे अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं, जिसको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। और जब ये आक्सीकरण अपचयन करते हैं तो उदासीन होकर, मतलब इसके आवेश समाप्त हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज होना। उदासीन होकर या तो यहाँ पे जम जाते हैं, मतलब निक्षेपित हो जाते हैं, या तो गैस यदि बनेगा तो इस विलयन से बाहर चला जाता है। इन इलेक्ट्रोडों पे जो पदार्थ निक्षेपित होते हैं या फिर गैस के रूप में इलेक्ट्रोडों से होकर बाहर निकलते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं विद्युत अपघटन के उत्पाद।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा विद्युत अपघटन का उत्पाद क्या है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो वो आपको आगे, जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं इस वीडियो में। तो अब हम समझेंगे विद्युत अपघटन के उत्पाद को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन के उत्पाद को मुख्यतः 4 कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला होगा विद्युत अपघट्य की प्रकृति, दूसरा कारक है विद्युत अपघट्य की अवस्था, और तीसरा कारक है विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता, और चौथा कारक होगा इलेक्ट्रोड की प्रकृति। अब मैं इन चारों पॉइंट को थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा और बाकी डिटेल में डिस्कशन हम लोग इसका आगे करेंगे। तो चलिए पहले पॉइंट पे चलते हैं, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक विद्युत अपघट्य लिया NaCl, तो इलेक्ट्रोड पर, या आप कहिए कि विद्युत अपघटन के उत्पाद जो होंगे वो कुछ ऐसे प्राप्त होंगे जो Na या फिर Cl यानी कि सोडियम या क्लोरीन से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य को लिया है और उत्पाद हमको मैग्नीशियम मिल जाए या एल्युमिनियम मिल जाए, क्योंकि देखिए उसका तो इसमें कहीं अंश ही नहीं है। तो ऐसा कोई उत्पाद नहीं मिलेगा हमको जिसका कोई रिलेशन न हो विद्युत अपघट्य पदार्थ से। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का विद्युत अपघट्य लेंगे उसी से जुड़ा हुआ कोई उत्पाद हमको प्राप्त होगा। तो विद्युत अपघट्य की जो प्रकृति होती है वो निर्धारित करती है कि विद्युत अपघटन का उत्पाद क्या होगा। कैसे निर्धारित करती है या कैसे उत्पाद प्राप्त होता है, ये हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए दूसरे पॉइंट को समझते हैं, विद्युत अपघट्य की अवस्था। तो अभी मैंने आपको समझाया कि विद्युत अपघट्य को आप 2 अवस्थाओं में ले सकते हैं। पहला घुलित अवस्था, यानी कि उसको जल में घोल के आप विद्युत अपघटनी सेल में रखिए, या फिर आप उसकी गलित अवस्था को विद्युत अपघटनी सेल में रख सकते हैं। जब घुलित अवस्था में रखेंगे तो यहाँ पे जो उत्पाद होंगे वो बहुत ही आसानी से मिलेंगे और कुछ अलग हो सकते हैं, और गलित अवस्था के उत्पाद कुछ अलग हो सकते हैं। अब किन परिस्थितियों में अलग होंगे और क्या होंगे ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास है विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता। तो यदि हम विद्युत अपघट्य की घुलित अवस्था को लेते हैं तो उसको हम कहेंगे कि हमने विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघट्य का विलयन लिया है। और जब हम विलयन लेंगे तो विलयन हम 2 प्रकार का रख सकते हैं, या तो हम उसको सांद्र रख सकते हैं या तो हम उसको तनु रख सकते हैं। तो विलयन की सांद्रता भी विद्युत अपघटन के उत्पाद को प्रभावित करती है। कैसे करती है ये आगे हमको समझना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड की प्रकृति की। तो इलेक्ट्रोड की प्रकृति 2 प्रकार की हो सकती है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड हो सकता है और दूसरा हो सकता है सक्रिय इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड जो होते हैं वे भी विद्युत अपघटन के उत्पाद को प्रभावित करते हैं। तो अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये सारे पॉइंट धीरे धीरे हमको क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि निष्क्रिय इलेक्ट्रोड मीन्स क्या होता है। तो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का अर्थ होता है कि ऐसा इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीकरण या अपचयन में स्वयं भाग न ले, बल्कि केवल वो एक सतह दे या सतह प्रदान करे जहाँ पे अभिक्रियाएं हो सके। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल के रूप में आपको 2 इलेक्ट्रोड मिलेंगे, एक प्लेटिनम और दूसरा ग्रेफाइट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लेटिनम और ग्रेफाइट दोनों निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं, क्योंकि इसके नाम के आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे सब मैं आपको आगे समझाऊंगा। यदि हम लोग बात करें सक्रिय इलेक्ट्रोड की, तो इनको छोड़कर आप कोई धातु लेंगे, जैसे आप कॉपर ले लेते हैं, एल्युमिनियम ले लेते हैं, या फिर आयरन ले लेते हैं, सिल्वर ले लेते हैं, तो इन सब धातुओं के जो इलेक्ट्रोड होंगे वो सब कहलाएंगे सक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड का अर्थ होता है कि ये ऐसे इलेक्ट्रोड होंगे जो स्वयं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होंगे, यानी कि भाग लेंगे।
और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम इतना रहने देते हैं। तो अभी आपको एक काम करना है, आपको ध्यान रखना है कि प्लेटिनम और ग्रेफाइट निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं गलित विद्युत अपघट्य एवं अक्रिय इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघटन के उत्पाद। तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशन हमने लिया है कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ लेंगे उसकी गलित अवस्था को लेंगे, और दूसरी बात इसका विद्युत अपघटन हम कराएंगे अक्रिय इलेक्ट्रोडों के मध्य। तो देखते हैं विद्युत अपघटन के उत्पाद क्या प्राप्त होंगे और कैसे हम इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि विद्युत अपघटन कराने के लिए हमको ऐसे सेल की जरूरत होगी, ऐसे निकाय की आवश्यकता होगी जिसको हम कहते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। आप जानते हैं कि विद्युत अपघटनीय सेल के जो माइनस इलेक्ट्रोड है इसको हम कैथोड कहते हैं, और जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड होता है इसको हम एनोड कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था। अब देखिए यहाँ पे जो हम विद्युत अपघट्य पदार्थ ले रहे हैं वो गलित अवस्था में ले रहे हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने इस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में NaCl का यूज किया है। अभी मैंने आपको बताया कि NaCl को गलित अवस्था में लाने का अर्थ है कि इसको हम गर्म करेंगे और गर्म करके इसको पिघलाएंगे। जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसको ऊष्मा मिलेगी, और उस ऊष्मा से या उस ऊर्जा से ये जो NaCl है ये अपने आयनों में टूट जाएगा। यानी कि NaCl गलित अवस्था में परिवर्तित हो जाता है Na+ में और प्लस Cl- में, मतलब वो आयनित हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने गलित अवस्था लिया है, तो यहाँ पे जो धनायन होंगे वो हो जाएंगे सोडियम आयन, और जो यहाँ पे ऋणायन होंगे वो हो जाएंगे क्लोराइड आयन। इसके अलावा दूसरा कोई आयन इसमें नहीं होगा। इस जो हमने यहाँ पे विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है यहाँ पे बस दो ही प्रकार के आयन हैं, धनायन के रूप में सोडियम आयन है और ऋणायन के रूप में क्लोराइड आयन है। क्योंकि हम गलित अवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने शुद्ध NaCl लिया और उसको गर्म करके पिघलाया है, जिससे Na+ और Cl- बना है। आप जानते हैं कि जो धनायन होते हैं वो कैथोड की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि ये ऋणावेशित होता है। तो Na+ जो है वो जाएगा कैथोड पर। आप देखिए कैथोड पर जी जब जाएगा तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा, क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन है इसीलिए तो यहाँ पे ऋणावेश है। तो Na+ गया कैथोड पर, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया कैथोड से और ये परिवर्तित हो गया सोडियम में, और ये अभिक्रिया कहाँ हुई? कैथोड पर। इस अभिक्रिया को आप अपचयन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पदार्थ ने या एक आयन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को अपचयन कहते हैं। तो ये जो सोडियम बन रहा है ये सोडियम जाएगा कहाँ? तो ये सोडियम जो होगा वो इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब इलेक्ट्रोड पर कोई ठोस पदार्थ बने तो वो हमेशा इलेक्ट्रोड पे निक्षेपित हो जाता है, यानी कि डिपॉजिट हो जाता है। तो सोडियम तो आप जानते हैं एक ठोस पदार्थ होता है, तो यह जाकर इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, अर्थात उस पर चिपक जाएगा। तो यहाँ पे कैथोड पे होने वाली अभिक्रिया ये वाली हो गई। तो इस विद्युत अपघट्य के ऋणायन है वो एनोड की तरफ गति करेंगे। क्यों? क्योंकि एनोड धनावेशित है। यहाँ पे ऋणायन की जगह पे क्या है? तो क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन जब एनोड पे जाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, एनोड को दे देगा। क्यों देगा? क्योंकि क्लोराइड आयन के पास माइनस आवेश है। देखिए यहाँ पे ऋण आवेश है, और ऋण आवेश प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता को, और ये जो छड़ है यानी कि जो इलेक्ट्रोड है ये धनावेशित है, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से वो क्लोराइड से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, यानी Cl- से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो Cl- जो होता है वो Cl में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे Cl- था जो Cl में परिवर्तित हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन बाहर गया और ये इलेक्ट्रॉन एनोड द्वारा ग्रहण किया गया।
आप जानते हैं कि एक Cl का कोई अकेला एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब जो क्लोरीन होता है वो Cl2 के रूप में पाया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे 2 Cl माइनस को लेंगे और इससे बनेगा Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन एनोड को मिलेगा। ये अभिक्रिया हो रही है एनोड पर, इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण। और हम जानते हैं कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण ही होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो ये जो Cl2 बन रहा है, ये Cl2 क्या है, तो ये एक गैस होता है। तो जो Cl2 यहाँ पर बनेगा, एक Cl देखिए यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, फिर दूसरा Cl, और ये दोनों जुड़कर बन गए Cl2 जो कि एक गैस है। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब कोई गैस बने इलेक्ट्रोड पे तो वो हमेशा उस विलयन से या फिर उस विद्युत अपघट्य पदार्थ से या आपके ये विद्युत अपघटनीय सेल से बाहर की तरफ निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पे एरो द्वारा मैंने प्रदर्शित कर दिया है कि ये यहाँ से बाहर निकलेगी। तो इस प्रक्रिया में जो हमने गलित NaCl को लेकर अक्रिय इलेक्ट्रोड के मध्य जब विद्युत अपघटन कराया तो विद्युत अपघटन के उत्पाद क्या मिले, तो कैथोड पे हमको मिला सोडियम और एनोड पे हमको मिला क्लोरीन गैस। ये हैं विद्युत अपघटन के उत्पाद। और यही उत्पाद क्यों मिले, ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि हम चाहें तो पूरे विद्युत अपघटन को एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए विद्युत अपघटन का समीकरण हम कैसे बनाएंगे, ये बात समझते हैं। तो इस विद्युत अपघटनीय सेल में ये 3 क्रियाएं हो रही थी, इन तीनों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों को लिख दिया है। जब तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा विद्युत अपघटन का समीकरण। लेकिन क्या इसको इस अवस्था में हम जोड़ सकते हैं, तो हम अभी नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन वाले समीकरण को हमको जोड़ना होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बराबर रखना आवश्यक है ताकि वो कट जाए। तो इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो समीकरण है इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि नीचे वाले समीकरण में देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यदि इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। तो अब हम समीकरण कुछ इस प्रकार से प्राप्त कर लेंगे कि ये वाले समीकरण को हमने ऐसे ही रहने दिया, जो ये वाला था उसको हमने एज सच लिख लिया, इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया है। तो देखिए ये समीकरण परिवर्तित हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी देखिए सबके आगे 2 से गुणा हो जाएगा, सबके आगे 2 लग गया है। और जो ये Cl2 वाली अभिक्रिया है, यानी कि ये जो तीसरी अभिक्रिया है, ये तो एज सच है। अब बताइए क्या इसको अब हम जोड़ सकते हैं, तो आप सोचेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गई है तो इसको हम जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। आपको एक दूसरा काम करना होगा कि जो ये सोडियम और आयन है और ये जो क्लोराइड आयन है, इसकी संख्या को आपको इसके बराबर करनी होगी ताकि ये कैंसिल हो जाए और हमको एक सरल समीकरण प्राप्त हो सके। तो अभी इसको हम नहीं जोड़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं, देखिए यहाँ पे 2 Na+ है, तो यहाँ पे भी यदि 2 Na+ हो जाता तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार नीचे वाले समीकरण में देखिए 2 Cl- है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर भी 2 Cl- हो जाए, क्योंकि इन आयनों का कैंसिल करना भी आवश्यक है, कैंसिल होना भी आवश्यक है, तभी हमको विद्युत अपघटन प्रक्रिया का एक सरल समीकरण मिल पाएगा। तो आयनों को बराबर करने के लिए इस वाले समीकरण में देखिए ये वाला जो समीकरण है इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए सबके आगे मैंने 2 लगा दिया है, सबके आगे 2 से गुणा कर दिया है। अब ये 3 समीकरण हमको प्राप्त हो गए। अब इन तीनों को हम जोड़ सकते हैं। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 2Na+ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो गया, 2Cl- से कैंसिल हो जाएगा, और साथ साथ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये बाकी 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा 2NaCl = 2Na + Cl2, और ये हो गया विद्युत अपघटन का समीकरण। यानी कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन को हम इस समीकरण से प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि यह गलित अवस्था में हो और अक्रिय इलेक्ट्रोडों के मध्य हो रहा हो। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि विद्युत अपघटन के समीकरण को कैसे लिखेंगे, और साथ साथ आपने समझा कि विद्युत अपघटन के उत्पाद का पता हम कैसे लगाएंगे और क्यों उत्पाद बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं।
आगे यहाँ से हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो विद्युत अपघटन के उत्पाद से जुड़े हुए या इन समीकरणों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। जैसे एक प्रश्न हम यहाँ पे लेते हैं कि यदि हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा कैथोड पर 2 मोल सोडियम निक्षेपित करना चाहें, यानी कि 2 मोल सोडियम के निक्षेपित होने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, ये एक क्वेश्चन है। आप जानते हैं प्लेटिनम अक्रिय इलेक्ट्रोड है, तो इसको और दूसरी बात कि गलित सोडियम क्लोराइड को लेकर आपको विद्युत अपघटन कराना है और आपको ये बताना है कि ये प्रक्रिया यदि हम करें तो कैथोड पर 2 मोल सोडियम निक्षेपित करने के लिए या निक्षेपित होने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा चेंज करके भी आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन आप पैटर्न को समझ लीजिए, आप क्वेश्चन लगा लेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब अक्रिय इलेक्ट्रोड के मध्य NaCl का विद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर ये अभिक्रिया होती है। अब इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि 1 मोल सोडियम के कैथोड पर निक्षेपित होने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखिए 1 मोल सोडियम यहाँ पे बन रहा है, कब बन रहा है, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर यूज हो रहा है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम कहते हैं फैराडे, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे 1F, यानी कि 1 फैराडे। फैराडे क्या होता है, तो ये आपको मैंने एक बार बताया भी था कि फैराडे मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम 1 फैराडे कहते हैं, जो कि एक नियतांक की तरह यूज किया जाता है। तो देखिए अभी हमको क्या मिला कि 1 मोल सोडियम कैथोड पर निक्षेपित होने के लिए हमको आवश्यकता होगी 1 F की, यानी कि 1 फैराडे की। हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 मोल सोडियम के निक्षेपित होने के लिए, तो 2 मोल सोडियम के निक्षेपित होने के लिए 2 F की आवश्यकता होगी। हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान था। कभी कभी आपको यहाँ पे जो जैसे आप देख रहे हैं सोडियम की मात्रा मोल में दी गई है, ये कभी कभी आपको ग्राम में मिले तो ग्राम में पूछा जाए तो आप मोल को ग्राम में परिवर्तित कर लीजिएगा, जिसके लिए आप फार्मूला जानते हैं N = W/m, यानी कि मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में अपान उसका मोलर द्रव्यमान। तो जब भी आपको ग्राम में पूछा जाए तो मोल को ग्राम में परिवर्तित करके इस टाइप के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। थोड़ा और क्लियर करने के लिए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य यदि गलित NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा एनोड पर हम 71 ग्राम यानी 71 ग्राम Cl2 प्राप्त करें तो इसके लिए कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जब हम गलित NaCl को लेंगे और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य यानी अक्रिय इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत अपघटन कराएंगे तो एनोड पर यह अभिक्रिया होगी। अब इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि एनोड पर 1 मोल Cl2 के लिए, देखिए यहाँ पे 1 मोल Cl2 बन रहा है एनोड पर, Cl2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। देखिए इस समीकरण में 2 मोल इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं कि 1 मोल Cl2 को हम कहेंगे 71 ग्राम, क्योंकि Cl2 का मोलर द्रव्यमान होता है 71। तो ये हो गया 1 मोल Cl2 बराबर 71 ग्राम, जो कि इसका मोलर द्रव्यमान है। अतः 71 ग्राम Cl2 के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो 1 मोल Cl2 है इसके लिए 2F यानी कि 2 फैराडे की आवश्यकता होती है। और आप जान गए हैं कि 1 मोल Cl2 को ही 71 ग्राम कहते हैं, तो 71 ग्राम के लिए 2F की आवश्यकता होगी। और F मीन्स होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसका मान होता है लगभग 96,500। तो कितना आवेश होगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 × 96,500 कूलाम। 96,500 क्या है, तो ये F का मान है। तो ये हो गया कि 71 ग्राम क्लोरीन के लिए 2 × 96,500 कूलाम आवेश की आवश्यकता होती है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लाभ होगा, वीडियो आपको पसंद आएगी।
यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। अपने कमेंट को, अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके कमेंट को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।